नमस्कार दोस्तों, ये देखिए ज़रा, आपको नाड़ी सिखाने के लिए मैंने पूरा तैयारी कर लिया। इतना तैयारी मेरे 5-6 दिन तक के लिए पूरा हो जाएगा। उसके आगे फिर हम धीरे धीरे करके ये तैयारी करेंगे। ये हमारे 5 तारीख से जो हमारे जो साधारण वर्ग के जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जिनको आयुर्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, जो हाई लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनसे तो फिर कभी बाद में फिर देख लेंगे, उनको समझाने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, उनको सारी बातें समझ में आती है। लेकिन हमारे लिए दिक्कत है उनके लिए जिनको बेचारा आयुर्वेद के बारे में वो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनको समझाने के लिए मुझे ना बहुत कुछ यह मेहनत करना पड़ रहा है, एक एक बातों को बारीकी से समझाने के लिए। क्योंकि अब ऐसा है, जब हम पढ़ाने बैठते तो दिमाग में सारी बातें तो आता नहीं है ना। तो सारा मैंने इस तरह से यहाँ पर ना नोट करके रख लिया है। देखिए ज़रा, ये सारे किस तरह से नाड़ी चलता है, कैसे कैसे क्या कुछ होता है, हृदय एवं नाड़ी के नियंत्रण क्या कुछ है, कूर्म क्रिया क्या है ना, कूर्म पॉइंट्स क्या है, और ये सारी चीजें हम आपको वहां पर अच्छी तरह से बिल्कुल एक छोटे से बच्चे के भी दिमाग में घुस जाए, कुछ इस हिसाब से हम आपको समझाएंगे। क्योंकि बचपन से मैं पढ़ने और पढ़ाने का काम गुरुकुल में रहते हुए मैं करता था, तो पढ़ाने की जो मेरी शैली है वो अच्छा ही है। अब बाकी आप इसका मूल्यांकन करेंगे, खैर मैं खुद ही अपने बारे में बड़ाई करता रहूँ, अच्छी बात नहीं है। तो आज चलिए जरा थोड़ा सा मैं आपको इस आनंद का लाभ में आपको दिखा दूं। थोड़ा सा आज हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति के नाड़ी को चेक किया, आपको लगा कि धातु लेवल हम कैसे चेक करेंगे। जैसे अगर आपने मेरे वीडियो को देखा है नाड़ी परीक्षण वाला, तो हम सबसे पहले जन्म प्रकृति में जाएंगे, एकदम डीपली अंदर जाएंगे। उसके बाद जरा सा उंगली को रिलीज करने के बाद सेकेंड स्टेप में जो चीज़ें हमें वहाँ दिखाई देगा वो धातु है। ठीक है जी, वो धातु के बारे में वहाँ से हमें पता चलता है। खैर वो सारी चीज़ें हम 5 तारीख से जो क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे गहराई से। तो वो जो धातु है ना दोस्तों, वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि ये 7 प्रकार के धातु, सप्त धातु हमारे शरीर में रहता है। इन धातुओं को भी समझना हर वैद्यों के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो आयुर्वेद को सीखना और समझना चाहते, बहुत कंपलसरी है। जिस व्यक्ति ने इस धातु की क्रियाओं को, इस धातुओं की गतियों को, ये कहाँ जाके बिगड़ता है, क्यों बिगड़ता है, बिगड़ने से क्या क्या होता है, कफ, पित्त और वायु के प्रभाव इनमें है ना, जब हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स दिखता है। जिसने अपने पूरा दिमाग में ये चीज़ बैठा दिया, वो आदमी इस लाइन में कभी भी मार नहीं खा सकता है ना। उसको एनालाइज करने की इतनी तीव्र बुद्धि भगवान उसको दे देता है जो इस धातु लेवल के इस बातों को समझता है। तो सबसे पहले आज मैं आपको कुछ बातें मैं समझाऊंगा, हालांकि इसके ऊपर हम डिस्कशन कर ही लेंगे हम उस क्लास में। आप तुरंत जाइए, अगर आपने अभी तक भी हमें यहाँ बुकिंग नहीं किया है तो आपने क्या करना है, ayushyogi.com गूगल में लिखना है। तो ये हो गया, यहाँ नीचे आएंगे, ऑनलाइन क्लास में क्लिक किया, इनरोल नाउ में, तो सबसे नीचे देखिए नाड़ी परीक्षण मेरा ये रहा। अगर आपने एस्ट्रोलॉजिकल मेडिकल साइंस पढ़ना है तो आचार्य किशोर जी PhD होल्डर है, बहुत अच्छा मैंने आपके लिए तैयार करके रखे हुए है। अगर अभी आप मेरे से नाड़ी सीखना चाहते हैं तो तुरंत यहाँ इनरोल में क्लिक करना है द्रोणाचार्य के सामने, और यहाँ अपना मोबाइल नंबर और आपका नाम लिख करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद बस आपका जो है बुकिंग ऑटोमेटिकली हमारे इस सिस्टम में हो जाएगा। तुरंत आपको जब हमें गूगल मीट का जो यूजर आईडी और पासवर्ड जिस वक्त देने की ज़रूरत पड़ेगी उस समय आपके मोबाइल में व्हाट्सएप के जरिए पहुंच जाएगी। बस उतना करके अभी आप छोड़ देना, यहाँ पर अपना बुकिंग कर लो। ठीक है, तो देखिए जरा, तो हम बात कर रहे थे धातु के बारे में। तो समझ लो कि धातु का मतलब क्या है। धारयति धातु, जो शरीर का धारण करता है वो धातु है। जो शरीर को हमेशा हर परिस्थितियों से जो बचा करके रखता है वो एक्चुअल धातु है। 7 प्रकार के धातु है शरीर में। जो धातु है उसमें दोषों की प्राधान्यता रहती है और उनकी प्रभाव रहती है। कफ, पित्त, वायु की, मलों की भी वहाँ पर अपना प्रभाव रहता है। इन सब के साथ मिल करके जो धातु है वो अपने शरीर में काम करते हैं। एक मेजर ये फंडा आपको समझना होगा, ये विशेष एक टिप्पणी आपने अपने दिमाग में रखना है। जब भी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में अग्नि कम होगी तो धातु में जो क्रिया होगा वो वृद्धि अवस्था का होगा। ध्यान देना, धातु में जो अग्नि है वो जठराग्नि के ही वजह से, जठराग्नि अगर कमजोर होगा तो
धातुओं के अग्नि कमजोर होगा। जठराग्नि अगर तेज होगा तो धातु के अग्नि तेज होगा। जठराग्नि के कमजोर होने से धीरे धीरे धातु में भी अग्नि का कमी होना शुरू हो जाता है। जब धातु के अग्नि, जिसे धातुअग्नि कहा जाता है, जब वो कमजोर रहता है तो उसके वजह से धातु में जो क्रिया होगा अग्नि की कमी के वजह से वो वृद्धिजन्य क्रिया होगा। यानी अगर रस धातु के अग्नि में कमी कमजोरी है तो उससे रस धातु की वृद्धि होगी, यानी बढ़ेगा। तो रस धातु की वृद्धि होने से, यानी रस धातु जब बढ़ जाता है तो उससे शरीर में क्या सिम्टम्स दिखेगा, ये नॉलेज आपको स्पेसिफिक आनी चाहिए। तभी तो आप जब धातु को चेक करेंगे, आपने नाड़ी देख करके आपको लगा कि भाई इस व्यक्ति के उंगली से मुझे रस धातु में दिक्कत दिख रहा है, तो दिक्कत में भी जब हम बात करेंगे कि धातु में क्षय या वृद्धि अवस्था हो गया तो आगे क्या, फिर आगे क्या सोचोगे, आगे क्या करोगे, फिर समझ तो आ गया। भाई मेद धातु में मंदता आपको दिखाई दे रहा है, नाड़ी में आपको पता चला कि इस व्यक्ति के मेद धातु में हरकत दिख रहा है, नाड़ी में आपको पता चल गया। लेकिन उतने से क्या होगा, आगे क्या करोगे आप, पता तो चल गया मान लो, लेकिन क्या होगा उसके, तो उस चीज़ को भी आपको साथ में सीखना जरूरी है। तो ये एक बात को समझ लो कि अग्नि की कमी हो तो धातु की वृद्धि होगी, अग्नि की अधिकता हो तो धातु की क्षय होगा। धातु की क्षय इसीलिए होगा क्योंकि अग्नि में जो द्रव गुण है, जो सर गुण है, जो उष्ण गुण है, वो धातु के इन अंश को जलाएगा, पकाएगा, अधिक पाक होगा तो उसको वो पिघलाएगा और उसको नष्ट करेगा। जब पिघलेगा वहाँ से द्रवता की वजह से वो पिघलना शुरू होगा, वो जलना शुरू होगा, तो ऑटोमेटिकली वो धातु की जो भार है वो कमज़ोर पड़ेगा, वो कम होगा। ठीक है जी। हाइपर, यही बात आपको जब आप थायराइड से रिलेटेड जब आप ज्ञान लेना बैठोगे तो हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड में, एक थायराइड में शरीर बढ़ रहा है और एक थायराइड में शरीर घट रहा है। हालांकि हम समझेंगे थायराइड किसकी वजह से होता है, कहाँ नाड़ी दिखेगा, और तो ये जो चीज़ें हैं हमें समझना होगा। ठीक है, थायराइड में क्यों शरीर बढ़ रहा है, शरीर बढ़ने का मतलब है कि वो धातु जो थायराइड के जिम्मेदार है उसके होने का, उस धातु की जो अग्नि है वो मंद पड़ गया। मंद होने के वजह से शरीर में कफ की बोझ बढ़ता गया और उस धातु में वृद्धि होती गई तो शरीर में फुलावट आता गया। तो उस स्थिति में जो थायराइड है वो मोटापा को बढ़ाता जाएगा। सिंपल सा, इस सूत्र को समझते हुए अगर आप आगे बढ़ते हो तो आयुर्वेद में बहुत लंबे चौड़े समझने सोचने की कोई जगह ही नहीं है। हर एक चीज़ आपके दिमाग में फिर घूमना, क्योंकि सूत्रात्मक शैली से हम पढ़ना भी पसंद करेंगे और पढ़ाना भी पसंद करेंगे। तो यहाँ जब आप देखोगे कि जो रस धातु है उस रस धातु का मल कफ है, रक्त धातु का मल पित्त है। ठीक है, तो रस धातु जब क्षीण अवस्था में होगा, मैंने बताया कब क्षीण होगा, रस धातु क्षीण तब होगा जब रस धातु के जो धातुअग्नि है, जो धातु को पाक करने वाला, वो बढ़ेगा जठराग्नि के बढ़ने की वजह से अथवा किसी कारणवश, तो धातु क्षीण होगा। तो फलस्वरूप लक्षण क्या दिखेगा, असहिष्णुता, शब्द असहिष्णुता, यानी कोई व्यक्ति जब बोलता है तो उसके शब्द उसको अच्छा नहीं लगता, गाड़ी के जो चहचहा है उसके आवाज़ उसको पसंद नहीं है, इवन कि जब कोई पक्षी उसके सामने आके बोले तो अच्छा नहीं लगता, टीवी के गाड़ियों के शोर उसको पसंद नहीं, एकांत में रहना पसंद करता है। असहिष्णुता का जो सिम्टम्स है रस धातु में क्षीण होने की वजह से होता है। हृदय में कंपन होना, शरीर में कंपन होना, है ना, शोष, शरीर में स्वेलिंग होना, शूल यानी किसी जगह में दर्द होना, अंग में शून्यतापन उत्पन्न होना, कहीं बैठा है तो पैर सो गया, जरा से भी लेट गया तो हाथ सो गया, तो ये सारे जो अंग की जो सुसुप्तिपन है वो भी रस धातु की क्षय होने के वजह से हो रहा है। अंगों का फड़कना, अल्प चेष्टा के करने पर भी थकावट, यानी थोड़े से काम किया बस थकावट शरीर में आ गया, है ना। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, प्यार के अनुभव होना, हमेशा सेक्स करने का मन निरंतर शरीर में बना रहना,
ये जो जितनी भी जो व्यवहार है वो रस धातु के क्षीण होने के बदौलत हो रहा है। इसका इलाज क्या ढूंढा जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। रस धातु को मेंटेन करने वाले कुछ आयुर्वेदिक दवाई दिया जा सकता है, इसके ऊपर भी हम क्लास में बात कर ही लेंगे। अब अगर रस धातु की वृद्धि अवस्था हो जाए, ये कब होगा? जब रस धातु के जो पाक करने वाला रस धातुआग्नि कमजोर होगा, तो रस के जो धातु जो रस है वो बढ़ेगा। अग्नि कम होने से शरीर में कफ की यानी जल और पृथ्वी तत्व बढ़ेगा, है ना। तो बढ़ेगा, जल तत्व बढ़ रहा है तो देखो लार टपकना मुंह से दिखाई देगा। जहां बच्चे के शरीर में या किसी के भी मुंह से राल और लार निकलता रहता है, समझ लो कि यहाँ पर इसके रस धातु के अग्नि क्षय हो रखा है और रस धातु की वृद्धि हुई है उसके वजह से। अरुचि मुख की विरसता यानी मुख में रस से रहित उसका मुंह और जीभ है, कोई भी खाओ स्वाद नहीं लगता। लार सहित उबकाई, जी मचलाना, स्रोतों का अवरोध होना, मधुर रस से द्वेष उत्पन्न होना। क्यों? क्योंकि कफ का कार्य यहाँ ज़्यादा हो रहा है, जल और पृथ्वी तत्व बढ़ रहा है। प्रथम विपाक जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्रथम विपाक जो है मधुर विपाक है, तो उसके ज़्यादा होने के शरीर में मधुरपन ज़्यादा है, तो इसीलिए जो चीज़ शरीर में ज़्यादा होगा उसके प्रति द्वेषपन ज़्यादा शरीर में बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ अगर रस धातु में वायु का प्रभाव होगा तो क्या होगा, पित्त के प्रभाव होगा तो क्या होगा, कफ के प्रभाव होगा तो क्या होगा, इन सभी के विषय के ऊपर हम स्पष्ट रूप से धीरे धीरे टिका कर समझ करके, जितना जहाँ आपको समझ में नहीं आता आप हमसे पूछोगे, बस इसी तरह से हमारा क्लास चलेगा। क्योंकि दोस्तों मैं गुरु शिष्य परंपरागत तरीका से पढ़ता, सीखता और सिखाता आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपको बेहतर सिखा पाऊँगा, चाहे वो आयुर्वेद के नाड़ी परीक्षण हो, चाहे आयुर्वेद के कोई दूसरे सब्जेक्ट हो, चाहे वो माधव निदान हो या कोई हो। और बस काय चिकित्सा में आपको किसी दूसरे आयुर्वेदिक जो काय चिकित्सा के एक्सपर्ट है, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ अभी कि कोई ऐसा मुझे मिले जो कि आपको काय चिकित्सा के बारे में बढ़िया बताए। क्योंकि मुझे मालूम है मैं काय चिकित्सा सही तरीक़े से आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा। खुद से समझना एक अलग बात है, बट दूसरों को समझाना एक बड़ी बात है। तो समझाना हर कोई बंदा से नहीं होता। तो मेरा प्रैक्टिस काय चिकित्सा के ऊपर ज़्यादा नहीं है। मुझे मिल गया हालांकि वो पढ़ाने वाले जो आपको बेहतर तरीक़ा से हर रोज़ आपको पढ़ाएंगे, एक एक घंटे लगा करके, बस आप तो सीखने वाले बनो। तो दोस्तों आइए तुरंत आप जा कर के हमारे इस क्लास में आने के लिए आप तुरंत मेरे वेबसाइट में जा कर के अपना नाम, आप वहाँ मोबाइल नंबर डाल करके आप अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना। तुरंत ही हम आपको 5 तारीख को जस्ट 5 बजे से कुछ पहले ही हम आपको मेरे जो गूगल मीट का जो यूज़र आईडी नंबर है, जो भी है वो जो उसको मैं आपको भेज दूंगा। उसको प्राप्त करके क्लिक कर लो और हमारे क्लास में आप अटेंड कर लो। आराम से सीख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं उसी हिसाब से सिखाने को मतलब मुझे पसंद है कि बस स्टूडेंट जो है उनके दिमाग में बातें घुस जाए। एक बात जब पूरा कंप्लीट हो जाए फिर हम दूसरे लेवल में जाएंगे। इसी हिसाब से चाहे 15 दिन लग जाए, चाहे 1 महीना लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता हमारे लिए। 5 बजे से जो हमारा जो टाइम है ना 5 बजे का, वो ऐसे लोगों के लिए है जिनको आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज नहीं है, जो बेसिक लेवल से ही आयुर्वेद समझना चाहते हैं। बस उनके लिए 5 बजे का जो वक्त है वो समर्पित है। बाकी का जो टाइम है फिर दूसरे स्टूडेंट अगर चाहे तो उनके लिए हम दे सकते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों दीजिए विदा, जय श्री राम।